अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से भून दिया था और उन्हीं को जिता दिया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। अयोध्या वासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। और क्या इसकी आशंका पहले से थी? और अगर इसकी आशंका पहले से थी तो पार्टी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं? पार्टियां सर्वे तो करवाती हैं कि सिटिंग एमपी की अगर बात है, जो भी सिटिंग एमपी है उसके बारे में पार्टियां सर्वे करवाती हैं कि सिटिंग एमपी आखिर में क्या स्थिति है अगर चुनाव होता है तो। क्या भाजपा ने सर्वे नहीं करवाया होगा? और अगर सर्वे करवाया होगा तो निश्चित ही कुछ आया होगा, और अगर कुछ आया होगा तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? भारत में अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो पूरे भारत में इसी पर बात हो रही है कि आखिर में भाजपा अयोध्या कैसे हारे। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हेडलाइन। जिस तरीके से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया मंदिर का, प्रधानमंत्री मोदी वहां उपस्थित थे, सभी लोग उपस्थित थे। भाजपा को वहां हारना एक बड़ा डेट है। क्यों है? प्रश्न है। ये कैसे हुआ? प्रश्न है। रामलला के मंदिर के बन जाने के बाद भी अगर वहां का कोई एमपी चुनाव हार जाता है तो बड़ा प्रश्न है। और भारत में अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो पूरे भारत में इसी पर बात हो रही है कि आखिर में भाजपा अयोध्या कैसे हार गई। और क्या इसकी आशंका पहले से थी? और अगर इसकी आशंका पहले से थी तो पार्टी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं आपको बता दूं कि इसकी आशंका पार्टी को हो ना हो, जब हम कवरेज कर रहे थे प्रभु रामलला मंदिर में जाने वाले थे, अपने भव्य मंदिर में, हम करीबन 1 महीने वहां पर 20 से 25 दिन वहां पे थे। हमने जिस तरीके से वहां कवरेज किया और जिस तरीके से हम, चूंकि चुनाव नजदीक था तो हम कवरेज कर रहे थे, तो एक तरीके का पॉलिटिकल ये भी हम पूछना चाह रहे थे कि अयोध्या में, भारत में इस कार्यक्रम, इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की क्या ग्राफ होगा। इस तरीके से भाजपा ये कॉन्फिडेंस में थी कि 400 पार हो जाएंगे, तो क्या ग्राफ होगा, हमने ये भी पूछना चाहा लोगों से। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, सांसद चुनकर आते हैं, एमपी चुनकर आते हैं और वही आपको पूर्ण बहुमत दिलाते हैं। हर एक सीट पे एक एमपी होता है, सभी पार्टियों के होते हैं। वहाँ सिटिंग एमपी जो थे लल्लू सिंह जी, जिस तरीके से चीजें निकल कर आई कि एक कैंडिडेट सबसे बड़ा जो मुद्दा बना, तो उस समय मुझे लोगों से मैंने बातचीत की तो एक मुद्दा तो था कि लल्लू सिंह जी को अगर फिर से टिकट मिलता है तो शायद सीट मुश्किल में आ सकती है। उस समय किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया होगा या जो भी हो, लेकिन अगर पार्टियां सर्वे तो करवाती हैं कि सिटिंग एमपी की अगर बात है, जो भी सिटिंग एमपी है उसके बारे में पार्टियां सर्वे करवाती हैं कि सिटिंग एमपी आखिर में क्या स्थिति है अगर चुनाव होता है तो। क्या भाजपा ने सर्वे नहीं करवाया होगा? और अगर सर्वे करवाया होगा तो निश्चित ही कुछ आया होगा, और अगर कुछ आया होगा तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लोगों की नाराजगी थी। आखिर में किसी एमपी का हारना उन लोगों की नाराजगी दिखती है, या तो जाति समीकरण। तो अयोध्या में तो जिस तरीके से भाजपा ने कहा ना कि जाति समीकरण खत्म, भाई प्रभु के लिए तो सभी लोग सामने आएंगे, वो किसी भी जाति के हों, हिंदू अगर है तो वह सामने आएंगे रामलला के लिए। रामलला के मंदिर के बन जाने के बाद भी अगर वहां का कोई एमपी चुनाव हार जाता है तो बड़ा प्रश्न है।
और भारत में अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो पूरे भारत में इसी पर बात हो रही है कि आखिर में भाजपा अयोध्या कैसे हार गई। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो सभी लोग देख ही रहे हैं। प्रश्न जो अयोध्या पर आके अटक जाता, तो मैंने जैसा आपको बताया कि जब हम लोग कवरेज कर रहे थे उस टाइम तो नाराजगी लोगों में थी और चुनाव कुछ ही दिन बाद होने में थे, तो हम ऐसे प्रश्न पूछा करते थे कि यहाँ की एमपी की क्या स्थिति है। तो नाराजगी तो थी और नाराजगी होने के बावजूद अगर एमपी को टिकट मिलता है तो पहला फैक्टर जो यहाँ फेल हो गई भाजपा वो यही है कि भाई साहब आपके एमपी, आपके सांसद के लिए उस जिले में, उस कंस्टिट्यूएंसी में, उस संसदीय क्षेत्र में नाराजगी है और कहीं ना कहीं आपको ये भारी पड़ सकता है जो पड़ा। दूसरी, अगर दूसरी हम बात करें दूसरे फैक्टर की, तो जिस तरीके से विश्लेषकों ने बताया और मैं इन कवरेज के दौरान जिन जिन लोगों से मिल रहा था चुनाव में, चाहे वो बड़े लोग हों, कोई एमपी हो, मैं उससे यही पूछता था कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है और पार्टी जो विश्लेषक, क्योंकि आप तो देख सकते हैं ना कि फर्स्ट राउंड मतलब पहले चरण का चुनाव जिस तरीके से आप दूसरे चरण तीसरे वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखें 14, 19 और 24 की क्या स्थिति आपको पता चल जाएगा। और ये तो मानना है ना कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, कहीं ऐसा कहते हैं कि भाजपा को पूर्ण बहुमत पाना है और सत्ता में आना है तो कहीं ना कहीं उसको वोटिंग परसेंटेज ज्यादा चाहिए। तो जिस तरीके से मैं पूछता था कि वोटिंग परसेंटेज कम है और भाजपा के वोटर निकल नहीं रहा है, आखिर या किसके वोटर निकल नहीं रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज कम है, तो क्या ये 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया अति आत्मविश्वास में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्या 400 पार का नारा जिस तरीके से निकल कर आया, कहीं ये 240 पे रोकने का दूसरा फैक्टर तो नहीं बन गया? कार्यकर्ता कहीं इस आत्मविश्वास में तो नहीं हो गया कि 400 पार तो आए जाएंगे? तो दूसरा जो फैक्टर निकल के आ रहा है कि 400 पार का नारा तो आपने दिया, लेकिन उसके लिए किया क्या? और उसके लिए किया होता या किया और उसके बावजूद आप 240 पे आके रुक गए और उत्तर प्रदेश में ये स्थिति हो गई आपकी, तो क्यों इस पे मंथन और चिंतन जारी है। तीसरा फैक्टर जिस तरीके से संविधान बचाओ एक विपक्ष ने चलाया और उसमें उसको एक तरीके से कारगर भी हुई कि अगर ये 400 पार आ जाएंगे तो ये संविधान बदल देंगे, और फिर से एक लल्लू सिंह जी वाला बयान सभी आप जानते हैं। तो तीसरा जो फैक्टर जिसमें हम बातचीत करना चाहेंगे कि तीसरा जो फैक्टर ये था कि लल्लू सिंह जी ने बताया, एक किसी भाषण में उन्होंने बोला कि 400 पार और संविधान ऐसा कुछ उन्होंने बोला, वो वीडियो मिलेगी तो मैं आप लगा दूंगा। इस पर आपने क्या कार्रवाई की? गुजरात के रूपाला जो एमपी थे, रूपाला ने जिस तरीके से राजपूतों पर बयान दिया उस पर आपने क्या कार्रवाई की? माफी तो मांगते रहे, लेकिन आपने क्या कार्रवाई की ऊपर? तो जिस तरीके से फैक्टर निकल के आ रहे हैं कि इन सब सारी चीजों के बाद आपने किस तरीके से काउंटर अटैक किया उनको कि 400 पार आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कैसे विपक्ष ने ये बनाना शुरू किया एक तरीके से, जो चीजें चलाई कि अगर ये 400 पार आ जाते हैं तो क्या करेंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। आपने उस पर क्या काउंटर किया? तीसरा फैक्टर कहीं ना कहीं ये भी मुझे नजर आता है। तो सब मिला जुला के फैक्टर कई हैं, हम एक एक फैक्टर पे बात करेंगे, बड़ी वीडियो हो जाएगी। फैक्टर कई हैं, टिकट का बंटवारा, तमाम सारी चीजें, कई सारी चीजें हैं जिस पर इस बार का चुनाव हुआ और कहीं ना कहीं विपक्ष पर सफल रही
इंडी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस तो समझ लीजिए 99 और जो भी आई है सभा अच्छा खासा परफॉर्मेंस उनका रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 240 में रोक दिया गया। गठबंधन में एनडीए ने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन जो चीज़ें डेली ट्विटर तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, अल्पमत में है क्या है वो है, तो समझ लीजिए आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन 240 भी इस तरीके से रोका गया तो मामला सब मिला जुला के यही है कि तो सामने आएगा। बने रहिए हमारे साथ और ऐसे सियासी खबरों के लिए द हेडलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और